देखिए आज की क्लास में जो है हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 का कृषि के कुछ अन्य प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने कृषि का जो पहला प्रकार है निर्वाह कृषि, उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग कृषि का जो अन्य दूसरा प्रकार है उसके बारे में भी जान लेंगे। दूसरा प्रकार कौन सा है हमारा? रोपण कृषि। क्या कहते हैं इसको? रोपण कृषि। यानी कि जब यूरोपीय लोग विश्व के अनेक भागों में गए और उन भागों क्या किया, अपने आप को अपनेसी बना लिया, अपने अंदर कब्जे में ले लिया, अधिकार में ले लिया। तो वहां पर जो है सो कुछ इस प्रकार की खेती की जो है शुरुआत की गई। किस प्रकार की? रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या कहता है, देखिए रोपण कृषि जो बहुत ही बड़े क्षेत्र पर लाभ को ध्यान में रखकर किया गया कुछ ऐसी प्रणाली है जो यूरोपीय उपनिवेशों के अपने अधीन जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास के पौधे लगाए ताकि वहां से हमें फसल बड़े मात्रा में क्या हो सके, उत्पादन हो सके। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका जो क्षेत्र होता है कृषि का, ये बहुत ही बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश किया जाता है, उच्च प्रबंधन यानी उच्च देखभाल रख रखाव रखा जाता है, तकनीकी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधि मतलब एक लाइन बाय लाइन सबको रोपण करना, ठीक है। यह एक फसली कृषि है। कैसा? एक फसली, यानी इसमें एक ही फसल होता है, एक बार रोपे में, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। इस कृषि में क्या होता है? श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है। यातायात क्या होता है? विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो रोपण कृषि को बागाती कृषि भी कहा जाता है। रोपण कृषि को बागाती कृषि भी कहा जाता है। जैसे कि बहुत बड़े क्षेत्र में हमने किसी एक वस्तु को, एक पौधे को लगा दिया, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं हम लोग उसको? बागान। तो रोपण कृषि को ही बागाती कृषि कहा जाता है। क्लियर? और इसमें क्या है, देखिए अब चाय का बहुत बड़े हिस्से में हमने क्या किया? लगा दिया। इससे बार बार हम क्या करेंगे? उत्पाद को तोड़ते रहेंगे। यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम इनकम, काफी लंबे समय तक आपको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा। इसलिए इसको एक फसली कृषि भी कहते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी, देखो इधर, पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के पौधे लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने भारत में एवं लंका में चाय, भारत में क्या किया गया? चाय, ठीक है, और यानी चाय के बगीचे, मलेशिया में रबड़ के बाग और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग जो है वो विकसित किए। किसने? ब्रिटेन वासी। तो भारत में बाग जो है लगाया गया किस चीज का? चाय का। तो चाय तो भैया फेमस हो गया भारत का, है कि नहीं? भारत का चाय फेमस हो गया। कोको एक फसल है जिसको हम लोग कॉफी को कहवा भी बोलते हैं। कॉफी को क्या बोलते हैं? कहवा भी बोलते हैं। ये भी एक फसलीय कृषि है, यानी एक बार बो देंगे तो बार बार से उत्पादन करते रहेंगे। आगे क्या कहता है? अमेरिकन वासियों ने क्या किया? फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगा दिए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों, जिसके हम डच कहते हैं, का एकाधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है ना। कॉफी के बागान में क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। कहाँ पर? ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी रोपण कृषि, इसमें एक फसल को रोपा जाता है, बोया जाता है, इसको बागाती कृषि कहते हैं। यानी एक बार बोने के बाद इससे बार बार हम फसल को प्राप्त करते रहते हैं। एक बार फसल बो दिए, जैसे केला एक ऐसा पौधा है जिसको एक बार बो दिए ना तो एक जीवन में एक बार फरेगा, है ना। उसके बाद वो पौधा अपने आप गिर जाएगा और उसी के बगल में दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। नारियल एक बार बो दीजिए, पेड़ लग गया, हर बार फल देता रहेगा। आप कॉफी को ले लो, चाय को ले लो, है ना। इन सभी ऐसे फसल हैं जिसको एक बार हमने लगा दिया तो उससे बार बार हम क्या करें? उसके उत्पाद का इस्तेमाल करते रहते हैं। चाय से पत्ती को तोड़ते हैं, उसमें नए नए पत्ती का अपने आप जन्म लेना शुरू कर देते हैं। आगे ज्योग्राफी देखो, और ये सभी क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण था? यूरोप वासियों के नियंत्रण में था। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व
देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में था। अगर देखा जाए तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो बगानों का जो स्वामित्व है वो किसका है, या तो देश की सरकार का है या फिर वहाँ किसी एक ना नागरिक का, पर्सनल व्यक्ति का है वर्तमान समय में, ठीक है। और ये देख सकते हैं चाय का बगान, इसमें बहुत बढ़िया लाइन कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है ना। अब इसमें यहाँ से भी लोग जाएंगे और पत्ते को तोड़ेंगे, इस तरह से भी पत्ते को जाकर के तोड़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया गया है, देखने में भी सुंदर लगता है। यहाँ पे स्थानीय लोग क्या है, श्रम मिल जाता है, लेबर मिल जाता है, कम पैसे में भी ये काम कहते हैं। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, 200 रुपये कमा, एक टोकरी चाय तोड़ लेंगे, है ना, 100, 200, 300 रुपये हमको मिल जाएगा, अपना जीवन भी यापन कर लेंगे। तो इस तरह की कृषि में हमें श्रम जो मिलता है बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ठीक है, और सस्ता मिलता है। क्लियर, आगे देखो। दूसरा जो कृषि है इसमें देखिए कहता है अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय बगानों हेतु किया जाता है। जैसे चाय के बगान में ज्यादा पानी नहीं चाहिए तो उसके लिए हम सीढ़ी नुमा खेती कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सीढ़ी नुमा, यानी यहाँ पे कुछ सीधा फिर काट के थोड़ा सा नीचे, फिर नीचे सीढ़ी नुमा खेती भी किया जाता है। कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, ताकि पानी वहाँ जमा ना रहे और फसल को ज़्यादा प्रभावित ना करे, ठीक है। इसलिए ढाल में लगाया जाता है ताकि पानी गिरे तो बहा करके सब ले जाए, ठीक है ना। तो ढाल में इस तरह के बगान को प्रयोग लगाया जाता है। दूसरा जो हमारा कृषि वो कैसा है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या कहा जा रहा है, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल क्या है, गेहूं। कौन सी मुख्य फसल है, गेहूं। हालांकि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य किसके द्वारा, यंत्रों यानी मशीन के द्वारा किए जाते हैं। इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होगा, जुताई से लेकर रोपण तक, कटाई तक, थ्रेसिंग तक सब किससे होता है, मशीन से होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें अनाज तो उगाया जाता है, खासकर गेहूं को बड़े पैमाने पर बो दिया जाता है, ठीक है। जुताई भी मशीन से होता है, कटाई भी मशीन से होता है, उसका थ्रेसिंग भी मशीन के माध्यम से होता है, पैकिंग वैकिंग भी सब किससे होता है, मशीन से होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ेगा क्या, वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ठीक है ना। यानी 1 एकड़ में काफी ज्यादा जो उत्पादन कर लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति के अनुसार देखा जाए, मेरे पास अगर मशीन में एकड़ जमीन हो तो उत्पादन हमने कर लिया, तो अगर हमारे पास अगर 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल उत्पादन अगर हो जाता है तो क्या अकेले उसको खा पाएंगे, नहीं, तो क्या करेंगे, उसको हम बेचेंगे। तो इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें बिजनेस के उद्देश्य से हम लोग खेती करते हैं। देख लीजिए इस तस्वीर में, देखिए एक तरफ से मशीन क्या कर रहा है, काट रहा है, दूसरी ओर से उसका सब जो है कट करके दूसरी गाड़ी में जा रहा है। अब ये जाएगा वहां पे, इसका भूसा और इसका दाना को अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे खेती को हम लोग कहते हैं क्या, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। क्लियर, आगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। आप देख सकते हैं कनाडा में, ठीक है, इधर दक्षिणी अमेरिका का कौन सा हिस्सा ये, ब्राजील, ठीक है। ये आपका आ गया साउथ अफ्रीका, नीचे हिस्सा कौन सा होता है, साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और एशिया और यूरोप के कुछ हिस्से, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्से बीचों बीच जो यूरोप के आसपास में, ठीक है ना। यहाँ पे वाणिज्यिक अनाज कृषि का जो क्षेत्र है यहाँ पे खेती किया जाता है। अमेरिका में के कुछ हिस्से में भी इस तरह का खेती किया जाता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र जो है यूरेशिया के स्टेपीज, ये रहा यूरेशिया, एशिया प्लस यूरोप, यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज, ठीक है ना, अर्जेंटीना के पंपास, ये रहा अर्जेंटीना में, ठीक है ना, और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में उगाए जाते हैं।
ये सभी मैदानी भागों के नाम मैंने आपको बताए अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। तो वाणिज्य कृषि समझ में आ गया। ये ऐसी कृषि होती है जिसमें गेहूं इसका प्रमुख फसल होता है, बड़े पैमाने पर खेत होते हैं, सारे क्रियाएं जो है वो मशीन के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अब आगे आता है कृषि का दूसरा रूप, कौन सा? मिश्रित कृषि। कौन सा कृषि? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या है देखिए, इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि जो कहा जाता है अत्यधिक विकसित भागों में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीपों में समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार किया गया। इस कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है? मध्यम, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा। कौन सा कृषि? मिश्रित कृषि। आखिर इसका मिश्रित नाम क्यों पड़ा है? आगे देखिए। इसमें बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल जो है वो क्या है? प्रमुख। चारे की फसल, चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक, क्योंकि गेहूं से उसका जो दाना होगा वो हमारे लिए, बाकी का जो चीज होगा वो पशुओं के लिए। किसके लिए होगा? पशुओं के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चारे का फसल हुआ, जिसमें अनाज होगा तो मनुष्यों के लिए और बाकी का जो हिस्सा बच जाएगा वो पशुओं के लिए, ठीक है ना। तो चूंकि मनुष्य और पशु दोनों के काम में आएगा, इसलिए इसे कहते हैं चारे की फसल, और इसका नाम पड़ गया मिश्रित कृषि। इसमें मानव का भी निर्वाह हो जाता है और पशुओं का भी पालन हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मिश्रित कृषि पड़ गया। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को, ठीक है ना, दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है, क्योंकि फसल के साथ साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर आय के प्रमुख स्रोत हैं। तो हम लोग इसका क्या करते हैं? पालन भी कर लेते हैं। तो पशुओं को पाल लिए, गाय को पाल लिए, बताइए, भेड़, बकरी, सुअर को पाल लिए, तो चारे के रूप में कुछ खाने दीजिएगा नहीं दीजिएगा? तो हम गाय का भी पालन कर लेते हैं, अनाज के हम इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी सभी चीज़ पशुओं को डाल देंगे, तो पशु भी पल जाएगा और हमारे बाल बच्चे भी पल जाएंगे। नहीं पलेगा? नहीं पलेगा? तो कौन सा कृषि से? आप लोग कौन सा कृषि करते हैं? मिश्रित कृषि करते हैं ना। अब क्या कहता है देखिए, यह जो कृषि है, देखा जाए सस्यावर्तन एवं अंतर फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कहने के देखिए, इस तरह का कृषि जो है ना, किस तरह का? मिश्रित कृषि। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो मृदा की उर्वरता यानी मिट्टी की उपजाऊपन को हमेशा बनाए रखता है मिश्रित कृषि। फिर कहता है विकसित कृषि यंत्र इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद, जिसको हम क्या कहते हैं? हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। अगर आप लोग मिश्रित कृषि करते हैं तो बताइए, वहाँ पे मशीन का उपयोग करते हैं? कृषि यंत्र, कृषि यंत्र में जैसे ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं करते? तो मशीन का प्रयोग हुआ ना, उसके बाद इमारत, बिल्डिंग का जो रखरखाव के लिए जरूरत होता है, रासायनिक जैसे कि खाद इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? खाद, उर्वरक। हरी खाद में जैसे कि जो हरी खाद में वो खाद आते हैं जिसको तैयार किया जाता है, जैसे गोबर वगैरह, ठीक है ना, या पेड़ पौधे के टूटे फूटे कतरनों से बनाए जाते हैं, उसे हरी खाद कहते हैं। इन सभी का हम गहन उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं इसको? गहन उपयोग, यानी ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, जिसके वजह से इसमें पूंजी क्या लगता है? अधिक लगता है। और अधिक लगता तो है, साथ साथ ये कृषि कौन करेगा? जो किसान कुशल होगा। जो किसान क्या होगा? कुशल होगा। साथ ही साथ उसकी योग्यता भी होगी कि वो करने के योग्य है या नहीं है। तो वैसे लोग जिसके पास ये सभी व्यवस्थाएं हो, अधिक पूंजी का योगदान करता हो, उसके पास किसान के कार्य करने की कुशलता और योग्यता हो, ऐसे लोग क्या करेंगे? मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं, ये लोग इस तरह का कृषि कार्य करते हैं। क्लियर? इसमें मनुष्यों और पशुओं दोनों का पालन हो जाता है। क्लियर? अगला कौन सा कृषि आता है हमारा? डेयरी कृषि। कौन सा कृषि? डेयरी कृषि। देखिए, डेयरी व्यवसाय, डेयरी कृषि में क्या होता है? डेयरी जो है व्यवसाय या डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन पोषण में सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है।
जब डेयरी का एक चीज आता है, डेयरी कृषि किसमें सिर्फ दूध का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो दुधारू पशु में कौन आएगा? गाय, खासकर गाय, भैंस, बकरी ना, होता है ना, बकरी का भी दूध आता है, तो ठीक है। इसमें पूंजी की भी क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। क्यों? पशुओं के लिए छप्पर यानी उसके लिए घर की आवश्यकता होती है, घास भी भंडारण करके रखना पड़ता है, और दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। साथ ही साथ पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा भी अधिक ध्यान दिया जाता है। किस कृषि में? डेयरी कृषि। क्योंकि अगर हम पशुओं को पालेंगे तो उसको सफाई व्यवस्था में रखेंगे, नहीं तो सब पशु क्या होगा? बीमार हो जाएगा और सब टपक जाएंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसके रख रखाव के लिए सारी व्यवस्थाएं रखना पड़ता है। चारा भी जो है उसके लिए भंडार करके रखना पड़ता है, घास वगैरह, ताकि उसकी कमी ना हो। क्योंकि जितना खिलाने में कमी होंगे उतना उसके उत्पादन में भी क्या होगा? कमी होगा। इसलिए फूट फूट के खिलाओ और फूट फूट के क्या करो? दूध निकालो, ठीक है। तो इस तरह की कृषि को क्या कहते हैं हम लोग? डेयरी कृषि कहते हैं। गहन श्रम की आवश्यकता इस कृषि में होती है। गहन श्रम मतलब अधिक ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इस तरह के कृषि में। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर जो है यानी पूरे साल भर जो है इसमें मजदूर या श्रम की आवश्यकता होती है। क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता जिससे श्रम की आवश्यकता न हो। भाई फसल में तो समय का अंतराल होता है, लेकिन इसमें कोई समय का अंतराल नहीं होता। 12 महीना चलने वाला है, 12 महीना वही काम करना होता है, इसलिए सालों भर इसमें मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस चित्र में गायों को पाला जा रहा है ना। इसको बांध दिया गया है, सामने में इधर घास है, आराम से मुंह से पार करके क्या कर रही है? खा रही है ना। इधर भैया इधर खाने में लगा दिया है, उधर आदमी आराम से क्या कर रहा है? दूध निकाल रहा है। अब तो भैया मशीन वाला जो सिस्टम चल गया, अब मशीन लगा देते हैं थन में, इधर खिला भी रहे हैं, उधर दूध भी निकाल रहे हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? तो इस तरह की कृषि को क्या कहते हैं? डेयरी कृषि। अब देखिए खासकर डेयरी कृषि का कार्य जो है वो नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप भी किया जाता है। क्योंकि दूध का उत्पादन कोई नगर वाला लोग ही करेगा ना इस्तेमाल, जहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करते होंगे। तो कृषि इस तरह का कृषि जो है नगर या औद्योगिक नगर के किनारे में ही स्थापित किया जाता है, ताकि कम समय में है ना दूध को उसके पास पहुंचाया जा सके। क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग, पास्चुरीकरण मतलब होता है पोस्चराइजेशन, यानी कुल मिलाकर के शुद्ध करना, दूध को शुद्ध करना होता है, ठीक है ना। दूध को क्या करना होता है? शुद्धकरण होता है। इन सभी चीजों का सुविधा होता है कहाँ पर? शहरों में। तो इन सभी सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है, ठीक है। तो उसको फ्रीजिंग करके हम रखते हैं, शुद्ध करके रखते हैं। और नगर के किनारे होता है तो तुम लोगों को क्या चाहिए? डेली ताज़ा दूध चाहिए, क्योंकि वे लोग तो गाय पशुओं को पालेंगे नहीं, तो उनको दूध चाहिए, दूध भी ताज़ा चाहिए। तो हम ताज़ा दूध तब पहुँचाएंगे जब उसके बगल में हम इस तरह का डेयरी के फार्म को लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह कृषि को क्या कहते हैं हम लोग? डेयरी कृषि। ये हमेशा नगरों, औद्योगिक नगरों के अगल बगल में ही लगाए जाते हैं। कोई दिक्कत? वाणिज्यिक डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र में है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप यानी ये वाला हिस्सा, यूरोप के पश्चिमी वाला हिस्सा, ठीक है। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? कनाडा। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कनाडा। जबकि तीसरा जो है वो क्षेत्र कौन सा है? न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, जहां पर सबसे अधिक मात्रा में डेयरी फार्म खोले जाते हैं, ठीक है। भारत भी इस मामले में बहुत आगे निकल गया और हम लोग डेयरी फार्म के माध्यम से, डेयरी कृषि के माध्यम से भारत के बहुत बड़े हिस्से में दूध को सप्लाई भी करते हैं और विदेशों में भी क्या करते हैं? इसको बेचते हैं, ठीक है। तो भारत भी क्या कर रहा है? डेयरी कृषि को लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगला क्या हमारा है? भूमध्य सागरीय कृषि। कौन सा कृषि? भूमध्य सागरीय। इसके बाद और कोई कृषि बचता है क्या? नहीं। इसके बाद आगे का टॉपिक अगले क्लास में देखिए। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? कहता है भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है, बहुत ही खास प्रकार का कृषि है।
इसका विस्तार देखा जाए तो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि विश्व का जो भूमध्य सागर है, आपको पता है भूमध्य सागर कहाँ है? देखिए आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए ये जो वर्ल्ड मैप है, इस मैप में आप इस क्षेत्र को देखिए, ये है भूमध्य सागर। ये क्या है? भूमध्य सागर, ठीक है ना। ये क्या है? हमारा मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में क्या किया जाता है? ये कृषि कार्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भूमध्य सागरीय कृषि। क्योंकि सवाल यहाँ पे यही बोल रहा है, इसमें बताया यही जा रहा है कि इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में है ना, जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में इस तरह का कृषि किया जाता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ भूमध्य सागर में किया जाता है, और भी हिस्से में किया जाता है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक एरिया जो है वो भूमध्य सागर के आसपास में, इसलिए क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। खासकर इस तरह में कौन कौन सी कृषि का उत्पादन किया जाता है? कौन से फसल का? खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र क्या है? महत्वपूर्ण। और बता दें, अंगूर की कृषि जो है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता, यानी अंगूर का खेती जो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भूमध्य सागरीय के आसपास में होता है, ठीक है। तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख फसल है? तो क्या होगा? अंगूर, खट्टे पदार्थ, ठीक है ना। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली क्या बनती है? मदिरा। मदिरा मतलब समझ रहे हैं ना, शराब, है ना, अंगूर से बनता है ना। तो अंगूर से क्या बन गया? मदिरा। और क्या बन गया? किशमिश, मुनक्का। देखिए निम्न श्रेणी में अंगूरों को क्या करते हैं? सुखा करके मुनक्का बनाते हैं और किशमिश बनाई जाती है। तो जिन लोग कहते हैं ना किशमिश खाएंगे मोटाएंगे, है ना, तो एकदम घटिया क्वालिटी का अंगूर होता है वो। बढ़िया क्वालिटी को चाहिए होता है मदिरा, शराब। तो भैया मोटाना है तो दारू पियो। हाँ भाई, ऐसा नहीं है, उसमें अन्य भी बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है। ऐसा ना कि पता चले आज पढ़ लिया कि भाई बढ़िया किस्म का अंगूर जो है मदिरा में होता है तो लोग मदिरा का सेवन करना शुरू करो, ठीक है। ऐसा काम मत करना, ठीक है। तो अगर सवाल पूछ ले कि अंगूर से क्या क्या बनाया जाता है? मदिरा बनाया जाता है, मुनक्का बनाया जाता है, किशमिश आदि बनाया जाता है, ठीक है। ये किस तरह का कृषि में? भूमध्य सागरीय कृषि। और भी देखो, अंजीर, जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। कहाँ पर? भूमध्य सागर के क्षेत्रों में। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से क्या किया जाता है? पूर्ति किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्विट्जरलैंड में अंगूर का एक बाग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अंगूर की खेती किया जाता है, क्लियर। तो वहाँ पर अगर देखा जाए भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख फसल कौन सा है? अंगूर। ये हमेशा हम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। बाकी का जो चैप्टर है तो अगली क्लास में इसको खत्म कर दें, यानी अगले का जो क्लास होगा वो बिल्कुल अंतिम क्लास होगा, इसके बाद एक भी क्लास नहीं होगी। तो टोटल की क्लास कितने हो गए? 4 क्लास, ठीक है। पहले क्लास में हम लोग आखेटक एवं संग्रहण के बारे में जाने, चैप्टर नंबर 5 का। दूसरे में हम लोग अगर देखा जाए तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में जाने, ठीक है ना। तीसरे में हम लोग रोपण कृषि और अन्य प्रकार के कृषि के बारे में जाने। और चौथा जो हमारा क्लास होगा, इसमें हम बाजार के लिए सब्जी खेती, उद्यान कृषि, यानी छोटे मोटे जो कृषि होते हैं, ट्रक कृषि वगैरह का उल्लेख हम इसमें करेंगे अगले क्लास में। खनन से संबंधित जो क्लास होगा वो हम लोग आगे वाले क्लास में क्लियर कर लेंगे। इसमें से अगर अच्छे से समझना है कि इस चैप्टर में क्या मुख्य बातें हैं, तो आपका इसका जो पहला वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप। तो मानव के कितने क्रियाकलाप हैं वो भी इसमें पहले पॉइंट में आपको बता दिया गया है, वहाँ से जान जाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं आती है वे सभी इसमें बताया गया है, ठीक है ना।
तो आप सभी लोग जो है सो इस चैप्टर का जितने भी तरह का वीडियो बना हुआ है उसको आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मुख्य बातों को नोट कर लीजिए और चुपचाप जाके एग्जाम में बैठ जाइए, मजा आ जाएगा, है ना। एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तब तक मन लगा पढ़ते रहिए।